नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे चुनाव सुधार और उन पे बनी हुई समितियां और उन समितियों के आधार पर कौन कौन से सुधार हुए हैं। जैसे कि आपको पता है, हमारा देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समय समय पर चुनाव करवाए जाते हैं और ऐसे चुनाव में जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती है वैसे वैसे सुधार करने की भी आवश्यकता रहती है। तो आज तक विभिन्न समय में विभिन्न टाइम पर समय समय पर हमारे यहाँ चुनाव सुधार किए गए हैं। यानी जो समितियां बनी उन्होंने रिपोर्ट दी, उनकी रिपोर्ट को लागू करने के लिए कई तरह के सुधार आज तक किए हैं। तो ऐसे सुधारों को पढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज तक हुए चुनाव सुधार के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आज तक चुनाव सुधार जो हुए हैं उनसे संबंधित कौन कौन सी समितियां आज तक बनी है। तो विभिन्न समितियां एवं आयोग हैं वो जो हमारी चुनाव प्रणाली एवं चुनाव मशीनरी के साथ साथ चुनाव प्रक्रिया की जांच करती रही है। और इन्हीं समितियों और आयोगों की जांच के आधार पर उन्होंने सुधार के सुझाव दिए हैं और कौन इन समितियों और आयोगों का उल्लेख हम यहाँ नीचे करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति क्यों सुनने से आता है कि तारकुंडे समिति किससे संबंधित है, इसका गठन कब किया गया। तो डेट 1974 में किया गया और ये गैर सरकारी कमेटी थी और उसने अपनी रिपोर्ट है वो 1975 में दी। गैर सरकारी यानी सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति नहीं की गई थी, बल्कि जयप्रकाश नारायण ने, जेपी नारायण, जो आप आगे इंडियन थिंकर में भी पढ़ोगे, महान क्रांतिकारी जिन्होंने संपूर्ण क्रांति की थी। तो संपूर्ण क्रांति के आंदोलन के दौरान उन्होंने भारत में चुनाव यानी राजनीतिक सुधार के लिए भी कहा था कि हमारे देश में क्रांति तभी संपूर्ण हो सकती है जब विभिन्न क्षेत्रों में जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में सुधार हो। तो राजनीतिक सुधार के लिए उन्होंने एक तारकुंडे समिति का निर्माण किया था। तो इस समिति ने 1975 में अपनी रिपोर्ट दी थी। फिर चुनाव सुधार के लिए दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में बनी और फिर इसी तरह की एक तीसरी कमेटी, 3 नंबर कमेटी, यानी इसका काम, इस 3 नंबर कमेटी का काम था कि चुनाव में अपराध और राजनीति के बीच में जो सांठ-गांठ है उसकी जांच करने के लिए बोहरा समिति 1993 में बनी। तो मैं बता दूं कि कैसे आजकल थोड़े से मुश्किल पेपर आ रहे हैं। जैसे यूजीसी नेट के हम पेपर देखते हैं तो बड़े मुश्किल पेपर आते हैं जिसमें एक तरफ जैसे तारकुंडे लिख दिया और दिनेश गोस्वामी लिख दिया और तीसरी बोहरा लिख दिया। आगे फिर इस तरफ 1990 लिख दिया और फिर 1974 लिख दिया और 1993 लिख दिया। अब आपको क्रॉस मिलान करना होता है, यानी क्वेश्चन तो एक ही पूछते हैं लेकिन इसमें आपको 6 तरह के फैक्ट पूछ लिए जाते हैं कि अब इसको आप मिलान करो। तो यदि आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज है तब तो आप तारकुंडे 1974, दिनेश गोस्वामी 90 और बोहरा समिति 1993 सही कर दोगे। यदि इसमें से एक भी नहीं आता है आपको, यानी एक ही नहीं आता है, तो आप क्वेश्चन के आंसर, क्योंकि नीचे फिर आंसर दिए होते हैं कि ए सही है, बी सही है, फिर उसके नीचे ए में दिया होगा ए बी सी, फिर बी ऑप्शन में दिया होगा सी बी ए, फिर डी ऑप्शन में, सी में दिया होगा ए सी बी और डी ऑप्शन में दिया होगा डी सी बी। यानी
इस तरह के फिर आगे भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के बाद में आपको ये जो सीक्वेंस होगा उसके बारे में भी पूछा जाता है कि बी सही है, ए सही है या डी सही है। तो कहने का मतलब आपको काफ़ी सारी मशक्क़त करनी पड़ती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने 3 कमेटियां देख ली, तारकुंडे 1974 और दिनेश गोस्वामी 1990 और बोहरा समिति 93। कई बार ये पूछ लिया जाता है अपराध और राजनीति के बीच में सांठगांठ की जांच करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था, तो वो थी बोहरा समिति। यदि आपको ये पता है तो ठीक है, वरना आप तारकुंडे कर सकते हो, तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिर चुनाव खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाए, यानी ऐसी मांग की गई कि यदि जो चुनाव पर खर्च होता है वो सरकार वहन करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहन करे, तो हो सकता है कि चुनावी खर्चे पर लगाम लग सके। इसके लिए इंद्रजीत गुप्ता समिति का निर्माण 1998 में किया गया। फिर चुनाव सुधारों कानूनों में सुधार के लिए भारत में एक विधि आयोग की रिपोर्ट, यानी जो विधि आयोग बनाया जाता है हर 5 साल के लिए, तो उसकी रिपोर्ट 1999 में आई। उसी के रिपोर्ट के आधार पर कुछ सुधार किए गए। फिर संविधान में कामकाज की समीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बना जो 2000-2002 के बीच में काम किया, और इसी आयोग के अध्यक्ष है वो वेंकटचल्या, AMN वेंकटचल्या थे। तो कई बार वेंकटचल्या आयोग भी इसको बोला जाता है, जो 2002 में संविधान की कामकाज की समीक्षा के लिए इस आयोग का निर्माण किया गया था। तो इंद्रजीत गुप्ता समिति और चुनाव कानूनों में सुधार पर आयोग 1999-98 इंद्रजीत गुप्ता समिति और वेंकटचल्या आयोग 2000-2002 के बीच में बना था। फिर 7वां प्रस्तावित चुनाव सुधारों पर भारत का चुनाव आयोग की रिपोर्ट आई, यानी जो प्रस्तावित चुनाव सुधार थे उनकी रिपोर्ट 2004 में आई। और शासन में नैतिकता के सवाल पर भारत सरकार के दूसरे प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आज तक 2 प्रशासनिक आयोग हैं, जिसमें पहला है वो बना, उसके बाद में दूसरा हमारे जो विधि मंत्री थे वीरप्पा मोइली 1907 में मनमोहन सरकार के समय, तो इस आयोग का निर्माण किया गया। दूसरा प्रशासनिक आयोग 1907। कौन था इसका अध्यक्ष? वीरप्पा मोइली। फिर चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधार से जुड़े तमाम सवालों को देखने के लिए तनख्वाह समिति, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो काफ़ी लेटेस्ट है, यानी 2010 में बनी थी। तनख्वाह समिति का भी निर्माण किया गया, इसने भी अपनी रिपोर्ट दी। तो इस तरह की कुछ 9 के करीब आज तक की कमेटियां हैं, जिसमें तारकुंडे कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी काफ़ी इम्पोर्टेंट रही है, और फिर वीरप्पा मोइली, वेंकटचल्या आयोग और बोहरा समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रही है। तनख्वाह आयोग कई बार पूछ लिया जाता है, तनख्वाह समिति किससे रिलेटेड थी? सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तनख्वाह समिति किससे रिलेटेड थी? तो तनख्वाह होगी तो हम वेतन से संबंधित कर देंगे। तो ये भी चुनाव आयोग से जो चुनाव के कानून है उनमें सुधारों से जुड़े हुए तमाम सवालों को देखने के लिए बनी थी। इन उपयुक्त जब कमेटियां थी, उन्होंने चुनाव प्रणाली, मशीनरी, चुनाव में सुधार करने के लिए इन्होंने कुछ रिपोर्ट दी। उन्हीं रिपोर्ट के आधार पर समय समय पर हमारे यहाँ जो सुधार होते रहे हैं, जिनको हम 4 भागों में बांटकर अध्ययन करने वाले हैं। जैसे 1996 से पहले, यानी पहले, फिर 1996 में, 1996 के बाद, और 2010 से लेकर टू बी कंटिन्यूड, यानी 2010 से लेकर अब तक। तो इन 4 आधारों पर हम यहाँ आज तक हुए चुनाव सुधारों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं 1996 से पहले, यानी 1952 से लेकर 1996 तक
कौन कौन से सुधार हमारे देश में किए गए थे उनका अध्ययन हम यहाँ करने वाले हैं। तो सबसे पहला चुनाव सुधार, यानी ऐसे तो होते रहे थे, लेकिन एक मील का पत्थर साबित होने वाला सबसे चुनाव सुधार था 61वां संवैधानिक संशोधन, 61 चुनाव सुधार के से संबंधित संवैधानिक संशोधन जो 1988 में हुआ था। 1988 में 61वां, जिसके जरिए लोकसभा के साथ साथ, यानी लोकसभा प्लस में जो विधान सभा होती है, लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज होती है, उसके उनमें जो चुनाव की सीमा थी, जो आयु सीमा थी, जो पहले 21 वर्ष थी, जिसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया। यानी अब 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति चुनाव में भाग ले सकता था। चुनाव में वोट डालने के लिए उसको पात्र बनाया गया था, ताकि लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके। तो सबसे पहला 61वां संवैधानिक संशोधन, जिसमें आयु घटाई गई थी। दूसरा, चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति 1988 में प्रावधान किया गया कि चुनावों के लिए जो मतदाता सूची, वोटर लिस्ट जो बनती है उनके लिए, और पुनरीक्षण के लिए, यानी जो लिस्ट बनी है उसको क्रॉस चेक करने के लिए, और उसमें अमेंड करने के लिए, संशोधन करने के लिए जो पदाधिकारी और जो कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, उनको चुनाव अवधि तक, यानी जब तक वो काम करते रहते हैं तब तक उनको डेप्यूट माना जाए, चुनाव आयोग के अधीन उनको डेप्यूट माना जाए, ताकि चुनाव आयोग है वो अपना काम है वो अच्छे तरीके से कर सके। इससे पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर प्रस्तावकों की संख्या में वृद्धि, यानी 1988 में ही राज्यसभा एवं राज्यों के विधान परिषदों के चुनावों के लिए जो नामांकन पत्रों पर प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर करते थे, यानी ये था कि 10 प्रस्तावक चाहिए, 10 ही अनुमोदक चाहिए, तो उनकी संख्या बढ़ा दी गई। अब उसकी जगह या तो जो टोटल वोटर थे उनका 10% या फिर 10 मतदाता जो अनुमोदक और प्रस्तावक बनने के लायक थे। तो ऐसा काम किया गया, जिसमें अनुमोदक और प्रस्तावकों की संख्या बढ़ाई गई। 1988 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सबसे पहले राजस्थान में इसका यूज़ किया गया था। याद रखने वाली बात यह है कि सबसे पहले किस राज्य में इसका उपयोग किया, राजस्थान में। कब ईवीएम कब आई? 1989। कई बार पूछ लिया जाता है, ईवीएम वोटिंग मशीन का प्रथम प्रयोग 89 में किया गया, जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली विधानसभा के चुनाव करवाने में, और संपूर्ण राज्य में सबसे पहले 1999 गोवा में पहली बार पूरे राज्य में इसका उपयोग किया गया। फिर बूथ को कैप्चरिंग, यानी जो मतदान केंद्र थे, बूथ थे, उन पर कब्जा होने की काफ़ी घटनाएं होती थी, उनको रोकने के लिए और वहाँ के चुनाव को रद्द करने के प्रावधान किया गया 1989 में बूथ कैप्चरिंग को रोका गया। तो ये बूथ कैप्चरिंग कई तरीके से होती है, जैसे वहाँ उपस्थित जो अधिकारी और कर्मचारी है उनसे मतपत्र या वोटिंग मशीन सरेंडर करा लेना। दूसरा, मतदान केंद्र को अपने कब्जे में ले लेना और सिर्फ अपने समर्थकों को वोट डालने की इजाज़त देना। किसी मतदाता को मतदान केंद्र पर जाने को लेकर धमकाना या रोकना। मतगणना केंद्र पर कब्जा कर लेना। यानी ये 4 तरीके होते हैं जिससे बूथ कैप्चरिंग में माना जाएगा, और यदि ऐसा कहाँ ही होता है तो फिर वहाँ का चुनाव रद्द कर देने का अधिकार दिया गया। ये सुधार थे 1996 से पहले के। अब 1996 में बहुत बड़े सुधार किए गए, क्योंकि 1990 में जो वीपी सिंह की सरकार थी,
उसने जो समिति बनाई थी, दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर बहुत सारे सुधार किए गए थे। इस कमेटी ने बहुत अच्छे सुधार करने की थी और जो चुनावी प्रणाली थी उसमें कमियों को दूर करने के लिए काफ़ी अच्छे सुधार दिए गए थे। 1990 से ही अपनी रिपोर्ट इसने दे दी थी, जिसकी अनुशंसाएं 1996 में लागू की गई। 1996 में इसकी दिनेश गोस्वामी रिपोर्ट लागू की गई। उसमें सबसे पहला ये सुधार किया गया कि जो उम्मीदवारों के नामों को सूचीबद्ध करना। नामों को सूचीबद्ध कैसे? जैसे एक तो ऐसे उम्मीदवार होंगे जो किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार हों। दूसरे ऐसे उम्मीदवार होंगे जो पंजीकृत होंगे गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होंगे के उम्मीदवार, यानी वो रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन उनको अभी मान्यता नहीं मिली है, ऐसे राजनीतिक दलों के उम्मीदवार। और तीसरे अन्य या निर्दलीय उम्मीदवार, यानी कि जो उम्मीदवार हैं उनको पहले सूचीबद्ध किया जाए। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची और मतपत्र में उनके नाम अलग अलग उपरोक्त क्रम में रहेंगे। ये सभी नामों को वर्ण क्रम अनुसार रखा जाएगा, यानी पहले रजिस्टरों के नाम आएंगे, फिर और मान्यता प्राप्त वालों के आएंगे, फिर रजिस्टर और गैर मान्यता प्राप्त वालों के नाम आएंगे, और फिर यानी पहले रजिस्टर और मान्यता प्राप्त के उम्मीदवार आएंगे 3, फिर मान लो 2 हैं वो रजिस्टर्ड होंगे लेकिन मान्यता प्राप्त के नहीं आएंगे, और फिर जो निर्दलीय जितने भी बचते हैं उनके नाम आएंगे। तो ऐसा सूचीबद्ध करने का काम है वो दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1996 में किया गया। फिर ये तो सूचीबद्ध करने का तरीका था। तीसरा, राष्ट्रीय गौरव का अनादर करने वाले पर को अयोग्य घोषित करने का कानून लाया गया। जैसे राष्ट्रीय गौरव, जैसे राष्ट्रीय झंडा, भारत के राष्ट्रीय गान को गाने से रोकना और भारत के संविधान का अपमान करने वाले व्यक्ति को अयोग्य घोषित करना। 1971 के जो राष्ट्रीय गौरव अपमान अधिनियम 1971 के तहत इनको अपराधी घोषित किया जाएगा और चुनाव लड़ने से रोका जाएगा। फिर तीसरा था नेक्स्ट सुधार, इसमें शराब की बिक्री पर प्रतिबंध, यानी पहले धड़ल्ले से शराब का बांटकर चुनाव जीते जाते थे, तो शराब की बिक्री जहाँ चुनाव होने हैं वहाँ 48 घंटे पूर्व शराब की दुकानें, होटलें, खाने की जगह, किसी भी सार्वजनिक और निजी स्थल पर किसी भी तरह शराब या नशीली पेय को बांटा या बेचा नहीं जाएगा। यदि कोई ऐसा करता है तो उसको 6 माह की जेल प्लस में 2000 जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जिसे हो सकता है इन दिनों में बढ़ा दिया गया हो। तो ये प्रावधान किया। फिर प्रस्तावकों की संख्या में बढ़ोतरी फिर की गई, यानी जो प्रस्तावक थे, जो लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति अगर किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार नहीं हैं तो उनको नामांकन पत्र पर क्षेत्र के 10 पंजीकृत, यानी टोटल 10 जो पंजीकृत मतदाता है उनको प्रस्तावक के रूप में उनके हस्ताक्षर होने चाहिए, ताकि ऐसे नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं वो चुनाव न लड़ सके, उनको रोकने के लिए ऐसे प्रयास किए गए। फिर उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने के बाद में चुनाव रद्द न करना, यानी पहले ये था कि किसी चुनाव में उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती थी तो चुनाव रद्द कर दिया जाता था। अब ये कहा गया कि सबसे पहले यदि 7 दिन के अंदर कोई राजनीतिक दल अपना कैंडिडेट बदलना चाहे तो वो बदल सकता है, यानी 7 दिनों के अंदर उसको दूसरे विकल्प देने की व्यवस्था की गई। अब फिर उपचुनाव, यानी चुनाव है वो 3 तरह के होते हैं, एक साधारण चुनाव होते हैं, एक उपचुनाव होते हैं, एक तो उपचुनाव है
वो करवाने की समय सीमा, यदि कोई सीट है वो खाली हो जाती है, खाली होने के कई कारण हो सकते हैं, यानी या तो किसी ने हस्ताक्षर कर इस्तीफ़ा दे दिया, या कोई चुनाव होने के बाद में एक्सपायर हो जाता है, तो चुनाव खाली होने के कार्यकाल के 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना जरूरी कर दिया गया। अब इसमें दो शर्तें होती है, यदि नेक्स्ट चुनाव होने में यदि 1 साल से कम की अवधि है तो दोबारा उपचुनाव नहीं होगा, या फिर चुनाव आयोग उक्त अवधि में चुनाव करवाना पॉसिबल उनके लिए न हो, कठिनाई आती हो, तो फिर उपचुनाव नहीं होगा, अन्यथा 6 महीने के अंदर उपचुनाव किया जाएगा। मतदान के दिन कर्मचारियों को अवकाश रहेगा ताकि वो अपने फ्रेंचाइजी का उपयोग कर सके। 2 से अधिक चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध, यानी लोकसभा या फिर विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में कोई व्यक्ति 2 से अधिक चुनाव 2 तक लड़ सकता है। पहले क्या होते थे कि जो ब्रांड नेता थे, बड़े नाम थे, वो कई जगह से एक साथ चुनाव लड़ लेते थे, फिर वहाँ उपचुनाव करवा के और अपने उम्मीदवार को जिता लेते थे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए वहाँ ये सुधार किए गए कि कोई भी व्यक्ति 2 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पाएगा। हथियारों पर रोक, चुनाव प्रचार की अवधि में कमी, यानी हथियारों पर रोक लगा दी गई। तभी से सभी अपने हथियार है वो निकटवर्ती तहसील हेडक्वार्टर में जमा करवा देते हैं। साथ ही साथ प्रचार की अवधि को भी कम किया गया, यानी प्रचार की अवधि पहले जो 20 दिन थी उसको घटाकर अब 14 दिन कर दिया गया है। तो ये 1996 के सुधार थे। 1996 या 96 के बाद के सुधार, यानी 1996 के बाद कौन कौन से सुधार किए गए हैं। पहला, चुनाव ड्यूटी के लिए कर्मचारियों को बुलाना, यानी कि जो कर्मचारी है 1998 में व्यवस्था की गई। स्थानीय शासन, राष्ट्रीयकृत बैंकें, विश्वविद्यालय, जीवन बीमा निगम, उपक्रमों, सरकारी सहायता पाने वाले किसी दूसरे संस्थान को कर्मचारी को चुनाव ड्यूटी पर तैनात करने के लिए बुलाया जा सकता है, यानी कर्मचारियों को बुलाया जाएगा तो उनको ऐसी ड्यूटी करनी पड़ेगी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में सुधार किए गए, यानी जो प्रस्तावक थे उनको बढ़ाकर पहले 10 थे, अब उनको 50 कर दिए गए। उसी तरह उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो पहले 5 थे अब उसको बढ़ाकर 20 कर दी गई। ये 50 तो सभी को पता होता है, लेकिन ये 20 है वो इम्पोर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये कुछ प्रॉक्सी डाक मतपत्र यानी पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई, यानी जो फौजी भाई या कोई कर्मचारी जिसकी ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी चुनाव में छोड़ के नहीं आ सकता था, तो उनको डाक के द्वारा मत डालने की व्यवस्था, यानी वो अपने पोस्ट 1 महीने पहले अपने पोस्ट कर देंगे और जो काउंटिंग के दिन ही ओपन किए जाएंगे। प्रॉक्सी के जरिए प्रॉक्सी मतदाता की व्यवस्था पहले नहीं थी, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें जैसे कि मैं कहीं बॉर्डर पे हूँ, मैं वोट नहीं डाल सकता, तो फिर मेरा किसी दूसरे को, जैसे अपनी पत्नी को या फिर मेरे फादर को अपना वोट डालने के लिए प्रॉक्सी कैंडिडेट बना सकता हूँ। तो ये सुविधा भी 1996 के बाद में 2003 में दी गई, यानी प्रॉक्सी बनने के लिए निर्धारित प्रपत्र भरकर और सिग्नेचर करवा के पहले उस प्रपत्र को दिखाना होगा उस चुनाव अधिकारी को, और फिर वो उसका दूसरे का वोट डालने की इजाज़त दे देता है। उम्मीदवारों द्वारा आपराधिक इतिहास, संपत्ति आदि की घोषणा करना, यानी अपनी जो रिकॉर्ड है उनका, जो यदि कोई अपराधी है तो उसका इतिहास, संपत्ति की घोषणा करना, यानी उसके नाम पर कितनी घोषणा है, तो वो भी करने का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा के चुनाव में बदलाव किए गए। राज्यसभा के चुनाव में काफ़ी बदलाव किए गए।
यानी उम्मीदवार की किसी राज्य में आवास से संबंधित जो अर्हता थी वो हटा ली गई। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य से राज्यसभा का उम्मीदवार बन सकता है। साथ ही साथ गुप्त मतदान की जगह खुला मतदान की व्यवस्था भी की गई। ऐसा ऐसा राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग को रोक लगाने एवं पैसों के खेल को समाप्त करने के लिए किया गया। यानी अब खुला मतदान होता है। यानी कोई भी व्यक्ति अब वोट डालकर अपने पार्टी के नामित एजेंट को दिखाता है कि मैं मेरी पार्टी के ही व्यक्ति को चुनाव दिए। यात्रा व्यय की छूट भी दी गई। यानी 2003 के बाद में राजनीतिक दल को चुनाव प्रचार करने के लिए नेताओं को यात्रा व्यय उम्मीदवार के चुनाव खर्चे में शामिल नहीं किया जाएगा। मतदाता सूची आदि का निःशुल्क आपूर्ति की गई। यानी उनके कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं। राजनीतिक दलों को चंदा लेने की स्वतंत्रता दी गई। आजकल ये चंदा है वो बॉन्ड के थ्रू लिया जाता है। बॉन्ड बॉन्ड होते हैं वो खरीद लिए जाते हैं और उसके बदले राजनीतिक पार्टी को पैसे दिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समय का आवंटन, यानी किस जो सरकारी टीवी है उन पर कौन कितने समय तक अपने विज्ञापन दे सकता है उसका आवंटन भी किया गया। फिर 2010 से लेकर आज तक कौन कौन से सुधार किए गए हैं। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध, यानी पहले एग्जिट पोल है वो मतदान से पहले ही शुरू कर दिया जाता था, तो आज मतदान के ख़त्म होने के आधे घंटे के बाद ही एग्जिट पोल शुरू किया जाता है। और आजकल तो वैसे भी टाइम भी डिसाइड कर दिया जाता है कि इस समय के बाद में ही आप एग्जिट पोल दिखाओगे। वैसे मतदान के आधे घंटे के बाद में एग्जिट पोल दिखाया जाता है, ताकि यदि एग्जिट पोल में पहले ही किसी सरकार के बनने की संभावना हो जाती है तो मतदान बिहेवियर चेंज हो जाता है, मतदाता है वो प्रभावित होता है। इस वजह से इस पर रोक लगा दी गई है। अयोग्य घोषित करने का मामला दर्ज कराने की समय सीमा निश्चित कर दी गई है कि कोई भी व्यक्ति जिसको अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो उसको निश्चित समय में 3 माह के अंदर, यानी टोटल 3 माह के अंदर राष्ट्रपति के 3 माह के अंदर राष्ट्रपति के पास पेश करने का समय अधिकृत अधिकारी को दिया गया है। भ्रष्ट तरीके के घेरे में सभी अधिकारी, यानी 1909 के बाद में सभी अधिकारियों, चाहे वो सरकारी सेवा में हो, चुनाव आयोग के द्वारा संचालित कराने के लिए प्रतिनियुक्त डेप्यूट हो, को किसी भी उम्मीदवार से चुनाव में उसकी जीत की संभावना बढ़ाने के लिए या किसी भी तरह की मदद लेने भ्रष्ट तरीके से कोई काम करता है तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है या फिर उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाती है। जमानत राशि, यानी जो जमानत राशि है कि किसी उम्मीदवार को चुनाव से लड़ने के लिए एक निश्चित संख्या में पैसे जमा करवाने पड़ते हैं, तो उसको पहले 10,000 थी, अब उसको बढ़ाकर 25,000, अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 5,000 से बढ़ाकर इसको 12,000 रुपये कर दी गई है, ताकि कोई नॉन सीरियस कैंडिडेट है वो पर्चा दाखिल न कर सके। जिले के अपीलीय अधिकारी, यानी जिले में एक अपीलीय अधिकारी होगा जिसके अगेंस्ट के पास अपील की जा सकती है। विदेशों में रहने वाले लोगों को वोट देने का अधिकार और चुनाव खर्च की सीमा को कुछ बढ़ा दिया गया है, यानी विदेशों में वोट रहने वाले व्यक्ति भी अब वोट डाल सकते हैं। जैसे जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल हो, दूसरे देश की नागरिकता उसके पास नहीं हो, जो नौकरी, शिक्षा या किसी अन्य कारणों से भारत में अपने सामान्य निवास के बजाय विदेश में रह रहा हो, को उस अपने नाम अपने संसदीय विधानसभा क्षेत्र जो उसके पासपोर्ट पर अंकित है कि मतदाता सूची में दर्ज करा सकता है और अपना वोट डाल सकता है। तो ये आज तक जो प्रयास किए गए हैं जिसके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि किस तरह के सुधार आज तक किए गए हैं। चुनाव खर्चे की सीमा भी अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग डिसाइड की गई है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग की गई है और राज्यों के लिए अलग की गई है। छोटे और बड़े राज्यों में भी इसमें फ़र्क किया गया है। तो अब तक ये कुछ प्रयास किए गए हैं जिससे सुधार किया जा सके और बहुत सारे सुधार आज तक हमारे चुनाव में हुए हैं। तो इसकी जो कमेटियां थी वो याद रखने वाली है
और कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट उसमें से जो कुछ जैसे ईवीएम कब आई और विदेशों में रहने वालों को वोट का अधिकार कब मिला, ये कुछ एग्जिट पोल पर प्रतिबंध जैसी कुछ चीज़ें हैं, उनको हमें पढ़ने की ज़रूरी है। थैंक यू। आज की क्लास हमारी समाप्त होती है।